नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि इस समय प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होता है, जिस वजह से हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। जिसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट ज्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से देने का अनुरोध किया है। तो अब तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये 8 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, ओम बिरला से की मुलाकात, एक बार फिर से स्पीकर बनने पर दी बधाई। इसके साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर ऊर्जा पर लेकर बात की है, उत्तराखंड को लेकर। भूपेंद्र यादव से भी की है मुलाकात, अरविंद पानगड़िया से की मुलाकात। तो ये 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली में इस समय दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने और संवारने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करनी पड़ती है, जो काफी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है। उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें, लगातार सरकार प्रयासरत है। और उसी क्रम में क्योंकि सरकार ने गठित की है और कई मंत्री बदले भी है, उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो मंशा है, जो मांग है उनके सामने रखी है और मैं समझता हूँ उसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बने उत्तराखंड सदन से वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आने वाले 15 दिनों में लंबित शिकायतों को हल किया जाए। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने पिछले 1 महीने में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है, उनका जल्द स्पष्टीकरण दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। 7 में से 3 शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान भी किया गया, जबकि 4 शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत झोटाड़ी गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, लेकिन गांव वाले अभी भी पानी के बिना परेशान बने हुए हैं। बता दें कि करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाएं कागजों में हैं और बोर्ड पर पूर्ण रूप से तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर अभी तक 20% काम भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश और रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर वो ठेकेदार कार्य अच्छे तरह से नहीं करता है तो धरना प्रदर्शन कर उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां थाना बहादुराबाद क्षेत्र में हुए नाबालिग रेप और हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल एक महिला सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
दरअसल पूरा मामला यह है कि नाबालिग लड़की के दोस्तों ने शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता शिकार बनने पर प्रेमी से मदद मांगने गई तो प्रेमी ने भी लड़की का रेप किया। वहीं प्रेमी ने रेप के बाद अपने मां बाप के सामने लड़की की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। सांतर शाह के पास में हरिद्वार रुड़की बाईपास में एक बच्ची की अचेत अवस्था में पड़ी है। बच्ची को तुरंत पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों द्वारा संमत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में तत्काल बिना किसी देरी के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीएम की हम लोगों ने कार्रवाई के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था। इसलिए हम लोगों ने डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से साथ में वीडियोग्राफी के साथ इस पूरे पीएम की प्रोसेस को संपन्न कराया, जिसमें जो लड़की के जो मृतका है उसके वेजाइनल स्वैब के साथ साथ जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आवश्यक जितने हमें जरूरत थी उनके साथ साथ और विसरा प्रिजर्व की भी कार्रवाई को किया गया। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन ने बैठक की अध्यक्षता की। जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों ने बैठक में उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर भी कोई समस्या या शिकायत हो तो उससे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्य व्यवहार को उनके संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जिस तरह से सदन में आपातकाल पर पार्टी विशेष के नेता की तरह भाषण दिया, वह उनके पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं था। इसके साथ ही करण माहरा ने कहा कि ओम बिरला पर उनके पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार के आरोप लगे हैं। उन्होंने सदन में बिना चर्चा कराए कई अध्यादेश पारित किए हैं। लोकसभा के स्पीकर को लेकर मेरा जो बयान है वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा का या विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो एक अंपायर की तरह होता है और उसके लिए दोनों ही पक्ष भी और विपक्ष भी बराबर होने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं वो सामने आए, गलत चीज़ें रुके, परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन ना हो, ये काम उनका होता है। पिछले कार्यकाल में भी जिस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा एमपीज़ को निलंबित किया, उसके अलावा राहुल गांधी जी का जिस तरीके से निलंबन हुआ, उनका घर खाली कराएगा, वो बहुत ही अटपटा सा था। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होने वाले कई खेलों को लेकर अपर सचिव जितेंद्र सोनकर ने कहा कि सभी तैयारियों को समय से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी आयोजन में समय है और सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खेल विभाग पूरे जोश के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां पीआरडी जवान अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे में पीआरडी लगातार अपनी कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराता रहा है, जिसे लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है, जिसका शासन आदेश जारी कर दिया गया और बताया गया कि पूर्व में पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 570 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 80 रुपए की बढ़ोतरी करने के साथ ही 650 रुपए प्रतिदिन मानदेय होगा, जिसके लिए उन्होंने सीएम धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि ऐसे में राज्य सरकार पीआरडी जवानों के लिए
सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कल के शासनादेश के साथ में पीआरडी जवानों की एक मांग की उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। मैंगलोर उपचुनाव के चलते जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही मतदाताओं में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मैंगलोर विधानसभा में गांव शिखर में जब वहां के लोगों से पूछा गया कि इस बार वह किसे चुनने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि पहले उन लोगों के सभी वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को जाते थे, पर इस बार वह नए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को चुनने जा रहे हैं, जिसकी वजह है कि इस बार वह ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो उनके क्षेत्र में विकास करा सके। एकदम एक तरफा लहर है भड़ाना साहब की और बीजेपी के सारे साथ हैं अब के यहाँ। और पहले जो यहाँ वोट जाती थी वो बसपा को जाती थी, अब के भड़ाना साहब को जा रही है। यहाँ ऐसा क्यों है कि पहले लोकल भड़ाना जी का कोई मुकाबला नहीं है। भड़ाना जी का जो हमने सुना है, एक उनका अपना व्यवहार, उनका अपना काम, उनका काम बोलता है। एक उनके बहुत ही सरल नेता हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं, सबसे प्यार करने वाले नेता हैं। बिल्कुल 100% यहाँ से ना एक तरफा करेंगे हम। अभी पिछले चुनाव में लोकसभा के में भी वो जो भी था वो उनके साथ था उन नेताओं के, और अब के जो है वो भड़ाना जी की वजह से सब एक तरफा करेंगे हम। हेलो बीजेपी को देगी करतार सिंह भड़ाना को, सब पूरा गांव एक तरफा बीजेपी पर करतार सिंह भड़ाना को। क्या वजह रही है? वजह ये रही ना, बहुत साल हो गए बन, तो कोई गांव में विकास नहीं। कॉलेज है वो बना था, महिला डिग्री कॉलेज, इसमें कोई नहीं। इसके शीशे भी लोगों ने तोड़ दिए, पंखे वंखे थे वे भी उतार लिए। यो आज तक झुका तो पड़ा। इसमें पेड़ था बहुत पैसों को, हमारा पेड़ भी वीरान हो गया। जगह जगह वो हमारी जिंदगी। इस गांव की करीबन 80-400 वोट है टोटल बीजेपी पर जानी। हल्द्वानी में काठगोदाम नरीमन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण करने में कई बड़े पेड़ों को काटने की सूचना मिली, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया और कांग्रेस नेता ललित जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग रखी है कि पेड़ों को न काटा जाए, प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा विकल्प भी देखे। सड़क चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं करता है, परंतु जब उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं शहर के अंदर तो पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है। आज हम जो ज्ञापन इसी संबंध में दे रहे हैं। दूसरा मेरा कहने का मतलब एक ये भी है, आप ये समझिए कि एक सड़क में एक पेड़ को 50 साल लगते हैं और एक बिल्डिंग को बनाने में मुश्किल से 2 साल लगते हैं। तो मेरा कहना तो है भाई, अगर सड़क चौड़ी बिल्डिंग बना करके होती है तो बिल्डिंग बना करके सड़क चौड़ी कर दीजिए, ना कि पेड़ काट करके। पसंद मानना है मेरा। देख रहे हैं उस पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने की बात कही जा रही है, और जो सड़क किनारे जो बहुत पुराने विशालकाय वृक्ष हैं और उनके पातन की बात की जा रही है और उनको पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है, प्रत्यारोपण की बात की जा रही है। तो हमारा इसमें ये मानना है, क्योंकि आज तक भी प्रशासन द्वारा पूरा रोड मैप जो है वो जारी नहीं किया गया है कि ये रोड चौड़ी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, और यदि ये चौड़ी सिर्फ नारीमैन से लेके कुछ रानीबाग तक हो रही है तो उसके आगे का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़क है और आगे जाके वो संकरी हो जाएगी, तो फिर क्या वो जाम स्थल नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, और अगर वृक्ष हैं तो हम हैं, लेकिन ऐसे वृक्षों को काटना, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिया है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, यहाँ तक कि जो आपका कोर्ट को शिफ्ट करने की बात आई तो पेड़ों के कटान के खिलाफ में हाई कोर्ट का अपना आदेश जारी किया था।
खबर देहरादून से है, जहां रिस्पना नदी के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद नगर निगम और एमडीडीए कार्रवाई कर रहे हैं। तभी कार्रवाई पर नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसमें कोर्ट को एक और दिशा निर्देश देना चाहिए था, जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके संरक्षण में अवैध अतिक्रमण हुए, और कहा कि जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उन घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन थे, जबकि कुछ घरों ने नगर निगम को टैक्स भी दिया। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, और न्यायालय, मेरा सुझाव है कि जहां ये आदेश दिए हैं कि इनको हटाया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए न्यायालय को जरूर कोई न कोई निर्देश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। खबर हल्द्वानी से, जहां मानसून सत्र के दौरान अधिकारियों ने ज्यादा जल भराव की समस्या से निपटने की तैयारी की है। बता दें कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर यह तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि पिछली आपदा में बारिश के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का उन्होंने लगातार जायजा लिया, और जलभराव की समस्या पैदा न हो उसके लिए नगर निगम को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नदी नालों के पास रहने वालों को नोटिस भी दिया गया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं, और मानसून सत्र को लेकर के एक तो कंट्रोल रूम हमारे दोनों तहसीलों में स्थापित हो चुके हैं, हल्द्वानी और डालकुआं में। इसके साथ ही जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनको 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और क्योंकि बरसात लगातार हमारी मध्यम बरसात लगातार जारी है, तो इसके दृष्टिगत जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, उन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि कल शाम को दून के पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला के शव के साथ 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी हसीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के महिला के साथ संबंध थे, वहीं दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक ने महिला की गला दबाकर हत्या करी है। मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इसमें 25 तारीख की देर सायं कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ो वाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहां पर कुछ स्मेल सी आ रही है, फॉल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी, और वहां पर जब सर्च किया तो देखा वहां पर 2 डेड बॉडी मिली थी, और चूंकि देर सायं का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था। और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहां सर्च ऑपरेशन किया गया, और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहां पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी, जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था, वहां पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहां से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है, और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई चेन लूट की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन लूट की घटना को गंभीरता से देखते हुए देहरादून एसएसपी ने घटना को लेकर 4 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया है, और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने वाला जल संस्थान का लैब असिस्टेंट निकला। वहीं मामले में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके साथ ही उनका अपराधी इतिहास भी खंगाला जा रहा है। 23 तारीख की घटना थी। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला है, तकरीबन 85 वर्ष की। तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 या 6 बजे के बीच में उनके साथ जो है एक चैनी स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी, और उसमें तत्काल हमारे द्वारा जो है उनके पुत्र की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, वो भी लूट में 392 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की गई थी। और विभिन्न टीमों के द्वारा मेरे द्वारा उसमें एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया था। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया, और जब तहकीकात की गई, पता करते हम लोग वहां पहुंचे। खबर जसपुर से है, जहां बीते दिनों पहली गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। हर कोई गर्मी से बेहाल था, और देश के अन्नदाता भी कब से बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन बीते रोज हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है।
जाहिद हुसैन। बहुत परेशानी थी, गर्मी की बहुत गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक हो रहा था और आज इतनी खुशहाली हुई, चेहरे भी खिल उठे। हमारे किसान भाइयों की फसलें सूखने के कगार पे थी, आज फसलों में बहुत पानी है और चेहरे खिल उठे हमारे किसान भाइयों के और आम पब्लिक के और जसपुर की पब्लिक के और देश के हर देश के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की खेती हो और पब्लिक का फायदा हो। जनता को बहुत राहत मिली गर्मी से, चेहरे खिल। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।